नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आई हूँ, जिसको कि हम क्रम से इकाई बाई इकाई पढ़ते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे और उसको पढ़ने में हम एक जो दृष्टि रखेंगे वह ट्रिकली दृष्टि होगी, अर्थात कि सूत्र के साथ में पढ़ते चलेंगे जो सहजता और सरलता से हमें स्मरण भी हो जाए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जिसके पास में शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह पुस्तक लेकर के बैठेंगे और देखते चलेंगे और जहां जहां महत्वपूर्ण उन्हें कथन मिलेगा और जो भी तथ्य मिलेंगे महत्वपूर्ण, वह वहां पे उन्हें हाईलाइट करते चलेंगे ताकि उनका एक अपना प्रश्न उत्तर भी तैयार होता रहे। तो आइए हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास। यह भी जान लीजिएगा कि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें शुक्ल जी से प्रश्न न बनते हों। तो शुक्ल जी हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी और साहित्य अध्येता होने के कारण भी हमें शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो हम शुरू करते हैं शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसमें हम सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनकी भूमिका लिखी हुई है, तो उसको ये पहले भूमिका देखेंगे, भूमिका के बाद भी आगे बढ़ते हैं। तो 1930 का दशक आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और कथानक के परंपरागत स्थूल वृत्त प्रेमचंद के हाथों में दृष्टि संपन्न कथा कृतियां बनते हैं, तो दूसरी ओर प्रसाद निराला पंत महादेवी के यहाँ पिछले इतिवृत्तात्मक काव्य वर्णन, है ना, काव्य वर्णन सूक्ष्म अनुभूति, क्या होगा, सूक्ष्म अनुभूति विधान का रूप लेते हैं। जैसे इसी के समानांतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि वृत्त संग्रह को इतिहास बनाते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने बता दिया, शुक्ल जी ने क्या बताया, तो शुक्ल जी ने बता दिया यहाँ पे कि जो है 1930 का जो दशक रहा वो आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, है ना। 30 का दशक जो रहा वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। एक और कथानक के परंपरागत स्थूल वृत्त प्रेमचंद के हाथों में दृष्टि संपन्न, क्योंकि ये कथा सम्राट सम्राट के रूप में जाने जाते हैं प्रेमचंद जी, तो कथा कृतियां बनते रहे, वो बताते हैं कि बनते हैं। तो दूसरी ओर क्या है, प्रसाद निराला पंत महादेवी के यहाँ पिछले दिव्यतात्मक काव्य वर्णन सूक्ष्म अनुभूति विधान का रूप लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसी के समानांतर रामचंद्र शुक्ल कवि वृत्त संग्रह को इतिहास बनाते हैं। ठीक है, अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में आया था, ये वक्तव्य का आरंभ वे यूं करते हैं, जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके वक्तव्य का जो है आरंभ वो जो है शुक्ल जी क्या करते हैं, तो आरंभ वे यूं करते हैं। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। जो देखिए, ये जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, ये इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक 1883 में एक कृति लिखी थी, इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसमें इन्होंने कवियों का एक वृत्त संग्रह तैयार किया था, प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर सर जॉन ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है, ये देखिए इनका मैंने बताया था ना कि जो सर जॉर्ज लोग जो होते हैं मॉडर्न होते हैं, तो ऐसे भी ग्रंथ का नाम सुन रखिएगा। जो ग्रियर्सन जी हैं, इन्होंने लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो सन 1993 में इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने, इन सभी का सामग्रियों का उपयोग करके जो है हमारे मिश्र बंधु आते हैं, मिश्र बंधु जी जो हैं, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ लिखा, इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी, है ना, इसका सूत्र भी याद रखिएगा, ग सासू, ग से गणेश बिहारी, सा से श्याम बिहारी, सु से सुखदेव बिहारी। तो इसमें पूछा भी जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते, ऐसे भी प्रश्न बंधु बनाते हैं, तो इनका इन मिश्र बंधुओं को स्मरण रखिएगा। ये 3 लोग आते हैं मिश्र बंधुओं में, कौन कौन है, तो गसासु, गणेश, श्याम और सुखदेव।
आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। जो ये मिश्र बंधु विनोद है, इसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। इसकी बड़ी भारी विशिष्टता है। तो ये बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह के नाम से इसे निकाला गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वृत्त संग्रह है वो वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने बनाया, और बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसने लिखा? तो मिश्र बंधु लोग लिखे। ठीक है। और बस बड़ा वृत्त संग्रह किसने किया? तो वो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा जब इनको पढ़ते चलेंगे हम। तो फिर ये देखते हैं हम कवियों को और लेखकों का भी समावेश किया गया। 3 भागों में प्रकाशित किया गया। जो मिश्र बंधु विनोद है, ये कितने भागों में प्रकाशित किया गया? 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में प्रकाशित किया गया। शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह, ग्रियर्सन का बड़ा कवि वृत्त, जो देखिए जो मैं ऊपर स्पष्ट कर रही थी वही आ गया। तो शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह और ग्रियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह। देखिए ये गिर गए तो ये बड़ा हो गए ना। शिव जी वृत्त बनाते हैं, वृत्त का संग्रह बनाए। शिव जी जो है वो वृत्त का संग्रह बना दिए, और जो ग्रियर्सन जी है वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी है, ग्रियर्सन जी गिर पड़े तो बड़ा हो गए, बड़ा कवि वृत्त संग्रह। ठीक है। और मिश्र बंधुओं में 3 लोग आए तो बड़ा भारी हो गए, क्योंकि भाई एक लोग रहेंगे तो हल्के फुल्के रहेंगे, जब 3 लोग होंगे तो भारी हो जाएंगे। तो बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह किसका है? तो मिश्र बंधुओं का। बस वृत्त संग्रह किसका है? तो शिव सिंह संग्रह। वृत्त कौन बनाता है? शिव सिंह बनाते हैं। वृत्त कौन बनाता है? शिव सिंह बनाते हैं। अब बड़ा कवि वृत्त का संग्रह कौन बनाता है? बड़ा कवि वृत्त संग्रह कौन बनाता है? तो जो गिर पड़ेगा अर्थात ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन गिर पड़े इसलिए बड़ा कवि वृत्त संग्रह बना लिए। यानी वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है। जो वृत्त है वो क्रमशः बढ़ता जाता है। जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति हो, इस वृत्त को इतिहास बनाना, यह रामचंद्र शुक्ल का काम है। इस वृत्त जो ये वृत्त तीनों वृत्त लिखे गए हैं, शुक्ल जी ने इन तीनों वृत्तों को मिला करके इतिहास बनाने का काम किया है। दर्शक या दृष्टा बनना, यही इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। जो दर्शक या दृष्टा बनना इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। दर्शक दृश्यों और घटनाओं को देखता है, और बाहर से दृष्टा इसके साथ साथ उनकी आंतरिक संगति को भी देखता पहचानता है ना। यूं रामचंद्र शुक्ल के साथ रचना, आलोचना और इतिहास का विलक्षण तालमेल बनता है। जो रामचंद्र शुक्ल है वो रचना, आलोचना और इतिहास का विलक्षण तालमेल बनाते हैं। जो कौन? तो रामचंद्र शुक्ल जी है ना। ये ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जो है वो रचना, आलोचना और इतिहास को का विलक्षण तालमेल बनाते हैं। तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है। तब पहली बार तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है, इतिहास है, दृष्टि। इतिहास है, दृष्टि। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल ने अपनी दृष्टि का आख्यान इतिहास के आरंभ में ही कर दिया है। जो शुक्ल जी है वो वृत्त संग्रह और घटना के को लेकर के उन्होंने अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने इसके पूर्व में ही अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। तो फिर यहाँ पे कर दिया है। वक्तव्य में भी ये कहते हैं, कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं, मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। इसकी तुलना में कुछ ही आगे मूल और इतिहास के काल विभाग का प्रवर्तन इस वाक्य से होता है, वह जैसे इतिहासकार के समस्त दर्शन का सार और सूत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो काल विभाग का प्रवर्तन जिस वाक्य से होता है वह जैसे इतिहासकार के समस्त दर्शन का सार और सूत्र हो। गोदान, कामायनी और राम की शक्ति पूजा की ही तरह जिसका आरंभिक अंश हिंदी पाठक की जाति स्मृति का अंग बन जाता है। तो हिंदी पाठक जो है वो अपने जाति प्रवृत्ति स्मृति का अंग बना लेता है। ठीक है। जैसे गोदान प्रेमचंद जी का, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद जी का कृषक जीवन का सबसे कृषक जीवन की त्रासदी का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है ये गोदान जो है। और राम की शक्ति पूजा जो है ये निराला जी की है। ठीक है, ये स्मरण रखिएगा। की तरह जिसका आरंभिक अंश हिंदी पाठक की जाति स्मृति का अंग बन गया है। अब देखिए शुक्ल जी का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको समझते चलिए। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये यथार्थ है। जिस समय शुक्ल जी ने अपने इतिहास को लेखन किया, तो उस समय जो है उस समय की परिस्थितियों को देखा, जनता की चित्रवृत्ति, जनता की मन स्थिति क्या थी, उसको देख करके उन्होंने जो है साहित्य के लेखन को स्पष्टीकरण में लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल सही है।
तब यह निश्चित है कि जनता की प्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ, और जैसे जैसे जनता की प्रवृत्ति बदलेगी, जैसे पहले लोग कितने अलग तरीके से जीवन यापन करते थे, आज वह बदल गया परिवेश। तो आज जैसे जैसे परिवेश बदला, जैसे आप देखेंगे तो सिद्धों और आसों की बोलियों को देखेंगे, है ना, भाषा को देखेंगे। फिर आगे जैसे 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 आधुनिकीकरण हुआ, तो आधुनिकीकरण में खड़ी बोली को स्थान मिल गया, है ना। पहले जो है ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता था, तो बाद में धीरे 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 पूर्वीपन आया। पहले पूर्वीपन ब्रज भाषा, धीरे धीरे उसे ऐसे बदलता गया। तो बदलते 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 खड़ी बोली आ गई। तो वैसे जैसे जैसे जो है समय बदलता है, कहते हैं कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला। तो जैसे जैसे जनता की प्रवृत्ति बदलेगी, चित्रवृत्ति बदलेगी, मानसिकता बदलेगी, वैसे वैसे साहित्य का रूप भी परिवर्तित होता चला जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, नेट जेआरएफ से लेकर के बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको आप लोग बिल्कुल स्मरण रखिएगा और विस्मृत नहीं होइएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक देश जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, तो जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कौन खींचता है? शुक्ल जी खींचते हैं, ऐसे याद रखिएगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, इसको बहुत स्मरण रखिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा आप लोग। और जहां जहां आपको महत्वपूर्ण लगे वहां वहां देखिए आप लोग हाईलाइट हाईलाइट करते चलिएगा अपनी किताब में। परवर्ती बहुत से इतिहासकारों और इतिहासविदों ने अपना अपना इतिहास दर्शन बड़े विस्तार में बखाना है। जो परवर्ती इतिहासकार हैं, इतिहासविद हैं, उन्होंने अपने इतिहास दर्शन को बड़े विस्तार से बखाना है। तब उनके यहाँ दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं है। तब उनके यहाँ क्या है? दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 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 इतिहास दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो फिर नहीं, यह बखान एक तरह का यह बखान एक स्वशब्द वाचक दोष है। यह बखान एक तरह का स्वशब्द वाचक दोष है। यह बखान एक तरह का स्वशब्दवाचक दोष है। इतिहास दर्शन तो वह है जो इतिहास में से निश्चित हो। रामचंद्र शुक्ल के यहाँ इतिहास दर्शन और इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है। जो रामचंद्र शुक्ल है उनके यहाँ इतिहास दर्शन और इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है। जो यहाँ जो लक्ष्य करने की बात है वह वक्तव्य में आए शिक्षित जन समूह और काल, जो शिक्षित जन समूह और काल विभाग के उक्त मंतव्य में जनता शब्द की प्रयोग छायाएं यह भी स्मरणीय है कि आधुनिक काल में पहुंचकर यह प्रयोग एक बार फिर शिक्षित जनता हो जाता है। ठीक है, इसको देखते चलिएगा। तब समझना होगा कि इतिहासकार के अनुसार जनता के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में सृजनात्मक लेखन होता है। इतिहास की रचना शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुकूल होती है। रामचंद्र शुक्ल के सतत सावधान गद्य प्रयोग का उदाहरण यहाँ आरंभ में ही मिल जाता है। इसके साथ साथ आधुनिक काल के ठीक पहले रीति काल के समापन अंश में इतिहासकार ने इन दोनों के बीच एक तीसरी स्थिति की ओर संकेत किया है। तो क्या संकेत किया है, इसको भी देख लीजिएगा। तो संकेत किया है कि साधारण श्रेणी के पाठक ब्रजवासी दास जी हैं, इनकी रचना क्या है? ब्रजविलास है। ये ध्यान रखिएगा, अभी मिलेगा आगे आपको। ब्रजवासी दास के प्रसंग में लिखा है, पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। जो ब्रजवासी दास हैं, इसका जो है प्रचार जो है साधारण ब्रजविलास, इनकी जो रचना है इसका प्रचार जो है साधारण श्रेणी के पाठकों में है।
इससे कुछ और निचले दर्जे का संकेत बाजारी प्रयोग से मिलता है। जो रीतिकाल के उपसंहार में ग्वाल और बोधा जैसे, जो रीतिकाल के उपसंहार अर्थात के अंत में हम जब देखेंगे तो ग्वाल और बोधा मिलेंगे आपको, जब रीतिकाल पढ़ेंगे आप तो। जैसे श्रृंगार कवियों के प्रसंग में आता है, यो रचना के साथ भावक वर्ग की प्रकृति की परख इतिहासकार बराबर करता चलता है। ये ध्यान रखिएगा। एक और रोचक प्रसंग यहाँ सामने आता है। क्या प्रसंग है? लेखक ने अपने वक्तव्य में, जो लेखक है उसने अपने वक्तव्य में स्वयं स्पष्ट किया है कि इस इतिहास का बीज रूप उसके द्वारा प्रस्तुत छात्रों के लिए, है ना, छात्रों के उपयोग के लिए कुछ पूर्ण संक्षिप्त नोट में दबा है। यह संयोग से कुछ अधिक है कि अपनी हिंदी साहित्य की भूमिका लिखने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940-30 के दशक की एक और विशिष्ट कृति में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसका आरंभ अपने विश्वविद्यालय परिसर विश्व भारती शांति निकेतन पर छात्रों के लिए नोट्स तैयार नोट्स से बताया है। यो हिंदी के दो प्रसिद्ध इतिहासकार, दो अध्यापकों के नोट्स में से प्रस्फुटित हुए हैं। ठीक है, तो दो अध्यापक कौन कौन है? शुक्ल जी हैं, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य पर और अन्यत्र भी विश्वविद्यालयी आलोचना पद का प्रयोग कुछ अवमानना के अर्थ में होता है, जबकि इन महिमाशाली इतिहासों का स्रोत एकदम उल्टा संकेत देता है। इसका कारण शायद यह हो कि अच्छा अध्यापक स्वयं अपने व्याख्यान में सीखता, खोजता और रचता है ना? तो अच्छा अध्यापक स्वयं अपने व्याख्यान में सीखता, खोजता और रचता है। और आलोचना की भी एक तरह से यही प्रक्रिया कही जा सकती है। आगे देखते हैं हम। आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं कि वह अध्यापक हो। देखिए ये यहाँ पे बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि अध्यापक होने के लिए नहीं, यह आवश्यक नहीं कि वह मतलब आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं कि वह अध्यापक हो, पर अधिसंख्य अच्छे आलोचक अच्छे अध्यापक भी रहे हैं। यह देखा जा सकता है। अच्छे पद यहाँ दोनों स्थितियों में बराबर से अभिप्राय होगा। इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है ना? शुक्ल जो है एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है, विशेषतः जबकि साहित्य का इतिहास यहाँ पहली बार व्यवस्थित रूप में कहा जा सकता है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, जबकि साहित्य का इतिहास यहाँ पहली बार व्यवस्थित रूप में कहा जा सकता है। विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है है कि जैसे बड़ा कलावंत अपने गायन में राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़त करता है, इतिहास के उन्मिलन में आलोचना की यह शैली कितनी उपकारक होती है, यह दिखाने के लिए केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा। यह दिखाने के लिए क्या होगा? केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा, है ना? एकदम प्रसंग एकदम आरंभ का है। आदिकाल में वीर गाथा काव्य का इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उस समय जो प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे। जो जनसाधारण जनता थी उसमें भी उसकी बोली में भी गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राज्यसभाओं तक ही पहुंच जाती रही होंगी। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, जो राजाश्रित कवि थे, देखिए उनकी विशेषता क्या क्या थी यहाँ पे आपको देखने पे मिल जाएगा। तो राजाश्रित कवि जो थे राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ में किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजश्रित कवियों की रचनाओं के रचित रहने का अधिक सुविधा था। वे राज के पुस्तकालय में भी रचित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से, भट्टाचारण देखिए यहाँ पे भट्टाचारण है ना, भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे, मतलब धनोपार्जन के लिए। तो उत्तरोत्तर भट्टाचार्यों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रचित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में मिलती है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसी रचित परंपरा की सामग्री हमारे
हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। जो वीर गाथा काल कहा गया इसी कारण कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है राजाओं को मतलब यहाँ पे आप देखिएगा उत्साहित किया जाता था ना उनके गीतों को गा गा करके, राजाओं के वीर शौर्य पराक्रम के गीतों को गा करके। तो वीर गाथा, इसी से यह काल क्या कहा गया, वीर गाथा का नाम किसने दिया था आदिकाल का? तो शुक्ल जी ने दिया था। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये शुक्ल जी के इतिहास से स्पष्टीकरण मिलेगा कि भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। ध्यान रखिएगा, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे, तो उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे मुसलमानों के हमले। इसीलिए जो है इनके धक्के जो है भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को भी सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर, जो गुप्त साम्राज्य था उसके ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग की भारतीय सभ्यता और जो भारत का पश्चिमी भाग है कि भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। जो भारत का पश्चिमी भाग है जब वो ध्वस्त हो गया, उपरांत जो हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जो है भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अन्नलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में सब प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी। जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भाग है, उधर की ही भाषा क्या मानी जाती थी? तो उधर की ही भाषा शिष्ट मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? तो उधर की भाषा जो है शिष्ट मानी जाती थी। और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। तो जो भाषा शिष्ट होगी उसी में तो चारण कवि लोग रचना करेंगे, तो करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक काल का जो साहित्य में हम जो साहित्य में हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, पश्चिमी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति को छाप उस साहित्य पर हो का छाप, यहाँ को है यहाँ का रहेगा, तो भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति का जो है छाप उस साहित्य पर हो। अर्थात कि जो हमारा जो पश्चिमी भारत था, जैसे कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, नलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां थी, उस उधर प्रतिष्ठित थी ही। तो पश्चिमी भारतीय सभ्यता थी, उसका जो है वो बोलते हैं कि चित्रवृत्ति का छाप जो है उस समय के साहित्य पर रहा हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश के देश से अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे जो पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। अपने प्रभाव मतलब कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वो हमेशा लड़ा करते थे, है ना। लड़ाई किसी से आवश्यकता बस नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी हो जाते थे। शौर्य प्रदर्शन को दिखाने के लिए ही भी हो जाती थी, बिना मतलब किसी कारण के भी शौर्य प्रदर्शन के मात्र, तो यूं ही मोल ली जाती थी, अर्थात कि शौर्य को दिखाने के लिए भी दी जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे, हो रहे थे। जो मुसलमान हैं उनके हमले भी बीच बीच में हो रहे थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है कथन, कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। किसका कैसा समय था? लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ये देखिए पूछता है कि कैसा समय था, तो वीरता के गौरव का था, लड़ाई भिड़ाई का समय था। और सब बातें पीछे पड़ गई थी क्योंकि उस समय देखिए मुसलमानों का आक्रमण होता रह रहा था, तो लड़ाई भिड़ाई का समय स्वाभाविक सी वार्ता है कि था। यहाँ देखिएगा, देश भाषा काव्य का राजभाषा से संबंध चारणों को मौखिक परंपरा में उन वीर काव्यों का समावेश, मौखिक परंपरा में फेर फार की संभावना से संदिग्ध पाठ, पश्चिम की हिंदू राजधानियां मुसलमानों के हमले से वहीं की भाषा में वहां के जीवन का चित्रण, यह है।
ठीक है, तो इसको फिर से देख लेते हैं हम। क्या है, देश भाषा काव्य का जो राजभाषा से संबंध है, चारणों को मौखिक परंपरा में उन वीर काव्यों का समावेश है जो वीर काव्य लिखे गए हैं, है ना। जैसे पृथ्वीराज रासो है, बहुत सारे चारण काव्य हैं और दासों काव्य है, सिद्ध काव्य है, तो उन सब की वार्ता यहाँ बताते हैं कि राजसभाओं में क्या है। तो देश भाषा काव्य का राजभाषा से संबंध चारणों को, है ना। यहाँ पे देखिएगा, चारणों को मौखिक परंपरा में उन वीर काव्यों का समावेश, मौखिक परंपरा में फेरफार की संभावना, संदिग्ध पाठ, पश्चिम की हिंदू राजधानियां, मुसलमानों के हमले, वहीं की भाषा में वहां के जीवन का चित्रण, यह है इतिहासकार शुक्ल के अनुसार वीर गाथा या की चारण काव्य के विकास की कथा। उपयुक्त अपेक्षया लंबे उद्धरण को प्रस्तुत करने से यह संभव होता है कि तर्क का एक एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे में से निकलता दिखेगा। इसलिए पाठक को उस पर चलने में सुगमता होती है। ठीक है, एक एक चरण जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से दूसरे में से जो जुड़ा हुआ है और एक दूसरे में से निकलता दिखेगा, इसलिए पाठक को उस पर चलने में सुगमता होगी। जटिल से जटिल प्रसंग आसानी से हृदयंगम होता जाता है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा है, तो एक एक प्रसंग जब हमारा स्पष्ट होता जाएगा तो वो भी आगे दिख जाएगा। लेखक को अपने तर्क पर विश्वास इतना गहरा है कि आवेश की उससे अपेक्षा नहीं रह जाती। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार का तथ्याश्रित और तर्क सम्मत रूप में चलता है। जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्याश्रित और तर्क सम्मत रूप में चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इतिहास लेखन में व्यवहारिक आलोचना की एक और तरह की परीक्षा होती है। प्रवृत्तियों, कालों या की रचनाकारों पर स्वतंत्र अध्ययन में आलोचक को बहुत कुछ छूट जाता है। छूट यह मिली रहती है, आलोचक को बहुत कुछ छूट यह मिली रहती है कि वह आलोच्य विषय या लेखक पर बहुत कुछ स्वतंत्र और निरपेक्ष ढंग से विचार करते हुए उनका मूल्यांकन करता है। ये ध्यान रखिएगा। पर इतिहास में सापेक्ष मूल्यांकन एक तरह से अनिवार्य पद्धति आवश्यकता हो जाती है। यहाँ हर लेखक और प्रवृत्ति का विवेचन अन्यों के संदर्भ में चलेगा। इस सापेक्ष क्रमिक और किसी कदर तुलनात्मक विवेचन में आलोचना विवेक का बड़ा सदा रूप अपेक्षित होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी व्यावहारिक आलोचना भी और इतिहास लेखन में भी इसका बड़ा सटीक परिचय देते हैं। ठीक है, यहाँ आलोचना रहेगा, आलोचना भी और इतिहास लेखन में भी इसका बड़ा सटीक सटीक परिचय देते हैं। विशेषतर एक प्रवृत्ति के अंतर्गत सक्रिय या कि समकालीन लेखकों के मूल्यांकन में वे दोनों पक्षों के वैशिष्ट्य और उनकी सीमाओं का भी अंकुंठ विवेचन करते हैं, है ना। अंकुंठ है यहाँ, अंकुंठ विवेचन करते हैं। ठीक है, चलते हैं। इस प्रसंग में हम दो उदाहरणों को उठाएंगे। एक है सूर तुलसी। दो उदाहरण लेंगे, तो कौन कौन है। सूर तुलसी विषयक, जहाँ हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का पूरा पसारा है, और दूसरे आधुनिक काल के दो गद्य व्यवस्थापकों का अपना अपना वैशिष्ट आशय महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास से है। तो दो गद्य कौन कौन है, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, कौन है, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। सूर में प्रसंगोद्भावना की जो क्षमता है वह तुलसी में नहीं है। ठीक है, तो सूर में प्रसंगोद्भावना की जो क्षमता है वह तुलसी में नहीं है। अपनी यह मान्यता आलोचक इतिहासकार तुलसी के प्रसंग में भी रखता है। तो तुलसी के प्रसंग में क्या रखता है, और फिर सूर के संदर्भ में भी तुलसी के विवेचन के अंतर्गत वह कहता है, क्या कहता है, प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। सूर प्रसंग में विवेचन यो है, सूर की
बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूर की बड़ी भारी विशेषता क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा, ध्यान रखिएगा, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ठीक है, ये देखिए बहुत प्रसिद्ध कथन है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। पर तुलसी की विशेषता है पर तुलसी की विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता, जो उनकी काव्य भाषा के विविध प्रयोग में सभी प्रचलित काव्य शैलियों के चयन में और भक्ति पद्धति में द्रष्टव्य है। देखिएगा, तुलसी की विशेषता क्या है? उनकी सर्वांग पूर्णता है। ठीक है, जो उनकी काव्य भाषा के विविध प्रयोग में सभी प्रचलित काव्य शैलियों के चयन में और भक्ति पद्धति में द्रष्टव्य है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो, ये देखिए पूछा गया है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना ही जायसी का ब्रजभाषा पर, है ना, जायसी का ब्रजभाषा पर। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं थी, क्योंकि आपको स्पष्ट होगा कि शुक्ल जी के सबसे प्रिय कवि कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। तो यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं थी। जो तुलसीदास को उच्चता प्राप्त थी वह किसी को प्राप्त नहीं थी। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक ऐसा एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी नहीं की कमी थी, है ना। जो तुलसीदास में विशिष्टता थी वह कृष्ण भक्तों में इस अंग की कमी थी। यो स्वतंत्र विवेचन के साथ सापेक्ष दृढ़ के बराबर वर्तमान है। आशंसा के अंतर्गत सूर सूर का जो प्राप्य है वह सूर को मिलता है, और तुलसी का जो है वह तुलसी को। सूर तुलसी के साथ साथ जायसी भी विवेचन क्रम के अनिवार्य विषय हैं। इतिहास में दिखाया गया है कि, देखिए यहाँ इतिहास में दिखाया गया है कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ है। जो जायसी का हृदय है वो कैसा कोमल और प्रेम से भरा हुआ है। ठीक है, जायसी के अक्षय कीर्ति का जो आधार है वो क्या है? पद्मावत है। मैंने स्पष्ट कर दिया और बता दिया उन्होंने कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में तुलना और स्पष्ट है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। जो जायसी की प्रेम वेदना वो अत्यंत गूढ़ है। रामचंद्र शुक्ल का यह आलोचना विवेक जहाँ उनकी वैशिष्ट ग्राहिणी क्षमता का संकेत देता है, वहीं उनके सापेक्ष मूल्य निर्धारण की बुनियादी पात्रता का भी वहीं उनके वहीं उनके सापेक्ष मूल्य निर्धारण की बुनियादी पात्रता का भी व्याख्या विवेचन मूल्यांकन के पक्ष यूं एक दूसरे में घुल मिलकर पाठक के मन में आलोचना की अनिवार्यता व्यापक विश्वसनीयता को प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, देखिए उन्होंने बता दिया था आगे ऊपर दोनों सूर और तुलसी के विषय में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, फिर जायसी को बताया। अब आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के प्रसंग खड़ी बोली गद्य के प्रसार काल में आते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि दोनों इतिहासकार के अपने समकालीन हैं। ठीक है, अपने जो दोनों इतिहासकार हैं वो अपने समकालीन हैं और किसी कदर प्रतिस्पर्धी भी हैं भी। तब विशेष बात यह है कि उनकी कमियां जैसे निर्भीक भाव से दिखाई गई है, उससे कुछ अधिक उत्साह के साथ उनका वैशिष्ट और योगदान अंकित हुआ है। गहन साहित्य का प्रसार, ये ध्यान रखिएगा, साहित्य का प्रसार प्रकरण के आरंभिक अंश में गद्य व्यवस्था के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की सामग्री योगदान पर टिप्पणी यूं है, पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ। उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। पर स्वयं उनके अपने लेखन का मूल्यांकन कुछ दूसरे ढंग का है। कवि और कविता, है ना, कवि और कविता, ये ध्यान रखिएगा।
ये हमने देख लिया कि हुआ वही बहुत बहुत हुआ। और उनके उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य का पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा रेडी रहेगा। पर वो स्वयं उनके अपने लेखन का मूल्यांकन कुछ दूसरे ढंग का है। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं। पर इस पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे मोटे तौर पर कही गई। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटे अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। जो द्विवेदी जी हैं उनके लेखों को द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटे अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। ये ध्यान रखिएगा। अब यह आचार्य शुक्ल के अपने पाठकों पर है कि वे देखें कि यहाँ व्यंग द्विवेदी जी के पाठकों पर है कि स्वयं लेखक पर। ये ध्यान रखिएगा। जो जो ये बात कही गई है ना कि द्विवेदी जी हैं वो ऐसा लिखते हैं जैसे मोटे अक्ल वाले पाठक जो हैं उनके लिए लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे द्विवेदी जी के ऊपर उन्होंने व्यंग किया कि स्वयं पाठकों पर किया है। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया श्याम सुंदर दास का विवेचन इस प्रकार है। जो श्याम सुंदर दास है उसका उनका विवेचन इस प्रकार है। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है ना। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया। जो श्याम सुंदर दास बाबू जी हैं उन्होंने बहुत बड़ा भारी कार्य जो है लेखकों को सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। शिक्षोपयोगी 3 पुस्तकें भाषा विज्ञान हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा विज्ञान हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य लोचन भी आपने लिखी या संकलित की है। आलोचना में कारकों का ऐसा सदा प्रयोग अन्यत्र कठिनाई से देखने सुनने को मिलेगा। तो आलोचना में कारकों का ऐसा सदा अन्यत्र जो सदा प्रयोग अन्यत्र कठिनाई से देखने सुनने को मिलेगा। मूल भाव यह है कि इन दोनों लेखकों का योगदान व्यवस्था के क्षेत्र में जैसा है वैसा विवेचन के क्षेत्र में नहीं है। इन दोनों लेखकों का जो योगदान है वो व्यवस्था के क्षेत्र में जितना अत्यधिक है उतना विवेचन के क्षेत्र में नहीं है। ये कौन कहता है? तो ये शुक्ल जी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। इतिहास के संदर्भ में आलोचना विवेक का यह प्रकरण और लेकर हम इस प्रसंग को पूरा करेंगे। यह प्रकरण हिंदी ध्यान रखिएगा, ये जो है यह प्रकरण हिंदी साहित्य का इतिहास से नहीं, उनके प्रसिद्ध इंदौर अभिभाषण से है। हिंदी साहित्य का इतिहास से नहीं है, यह जो पूरा संदर्भ है यह उनके अभिभाषण से है। ठीक है, किसके? शुक्ल जी के अभिभाषण से है। तो से है हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से दिया हुआ है। यह ऐतिहासिक अभिभाषण है। यह जो अभी स्पष्टीकरण हुआ है ऊपर, ऐतिहासिक अभिभाषण है। 1935 बाद में काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ये जो ऊपर हमने स्पष्टीकरण दिया सूर तुलसी जायसी और श्याम सुंदर दास महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये जो है मैंने स्पष्ट कर दिया कि ये किसके संदर्भ में कहा गया। तो ये एक संभाषण के रूप में ये कहा गया, शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद। आगे हम देखते हैं। तो शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। साहित्य परिषद के इन अभिभाषणों में एक प्रथा यह रही कि भाषणकर्ता अपना मूल विवेचन करने के साथ साथ, है ना, जो भाषण करता है अपना मूल विवेचन करने के साथ साथ साहित्य की पिछली गतिविधि और प्रकाशित कृतियों पर भी अपने विचार जो साहित्य की पिछली गतिविधि और प्रकाशित कृतियों पर भी अपने विचार व्यक्त करता है ना। आचार्य शुक्ल के इस अभिभाषण में मूल विवेचन काव्य में विव्यंजनावाद। मूल विवेचन क्या है? काव्य में विव्यंजनावाद। कुछ ऐसा ख्यात हुआ कि उनका यह कालक्रमिक साहित्यिक सर्वेक्षण एक तरह से पाठकों की आंख से कुछ ओझल जैसा हो गया। ठीक है, सर्वेक्षण एक तरह से पाठकों की आंख से कुछ ओझल जैसा हो गया।
इस सर्वेक्षण में उस समय के और बाद के भी दो शीर्षस्थ रचनाकार जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद पर आलोचक की तुलनात्मक टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और कौन है, तो प्रेमचंद पर जो है आलोचक की तुलनात्मक टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण है और भावी मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देशक है। दोनों वैशिष्ट की अत्यंत संक्षेप में परख करते हुए वह अंश इस प्रकार है, जो अंश था जो उजल हो गया है उसका इस प्रकार क्या है। पहले प्रकरण नाटक का है, वहां लिखते हैं, यह देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के विकास के पूरे लक्षण मिलते हैं। मेरे देखने में अच्छे सामाजिक नाटकों का अभाव अभी बना है। इसके लिए प्रसाद जी से न कहूंगा, जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने ऐतिहासिक क्षेत्र को जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को ध्यान रखिएगा कि प्रसाद जी से न कहूंगा, जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने लिया है उसी के भीतर उन्हें अपनी प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए, है ना। तो वो नाटकों का भाव मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं प्रसाद जी से नहीं कहूंगा, जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने प्रसाद जी ने उठाया है मैं कहूंगा कि उसमें ही उन्हें अपने मतलब जो प्रतिभा का जो है उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। फिर प्रसंग उपन्यास का है, जहाँ केंद्र में है प्रेमचंद। यह सर्वेक्षण इस प्रकार चलता है, वर्तमान सामाजिक जीवन के विविध पक्षों अंतर्वृत्तियों की और अंतर्वृत्तियों की बड़ी परख प्रेमचंद जी को मिली है। उन्होंने हिंदी के उपन्यास क्षेत्र को जगमगा दिया। वे हमारे गर्व और गौरव के कारण हैं। मेरे देखने में उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव ज्यों का त्यों बना है। जैसे नाटक का बना वैसे उपन्यास का भी वो बताते हैं। यदि जयशंकर प्रसाद की जी इस ओर भी ध्यान दे तो इस अभाव की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो सकती है। पूर्व सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह है कि ऐतिहासिक नाटकों का क्षेत्र प्रसाद का है, सामाजिक उपन्यासों का क्षेत्र का प्रेमचंद का। आचार्य शुक्ल के जिस आलोचना विवेक का प्रमाणीकरण परवर्ती इतिहास करता है और यह संभावना तब प्रकट की गई है जब प्रेमचंद के गोदान तथा प्रसाद की कहानी और इरावती जैसी शीर्षक कृतियों को अभी तक प्रकाशित होने को है ना। तो ये अभी प्रकाशित होने को ऐसा मतलब उसमें का दौर था बताया गया। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो प्रेमचंद जी है वो सामाजिक उपन्यासकार हैं और जो जयशंकर प्रसाद है वो ऐतिहासिकता को लेकर चलते हैं। तो वो इसीलिए शुक्ल जी जो है जयशंकर प्रसाद को कहते हैं कि अगर वो इतिहास में उपन्यास में भी ऐसी स्थिति को ले आए, अपने इतिहास को ले आए, तो शायद एक कमी पूरी हो सकती है जो उपन्यास में है। इस आलोचना विवेक में आचार्य शुक्ल का इतिहास दर्शन जो इस आलोचना विवेक में आचार्य शुक्ल का इतिहास दर्शन बड़े परिष्कृत और प्रौढ़ रूप में विकसित हुआ है, जो अलग से उतना कहा नहीं गया। ठीक है, जो अलग से उतना कहा नहीं गया, जिसका जितना कि स्वतः इतिहास लेखन में उद्भूत होता है उसके लिए उतना कहा नहीं गया और इतिहास लेखन में उद्भूत होता है। जैसे कि सहृदय और संवेदनशील इतिहासकार ने जहां भी अपने को स्वशब्द वाचक दोष से बचाया हो, इतिहास दर्शन का आख्यान तो जैसा संकेत किया गया इतिहास के ठीक उद्धात में ही हो गया है। अब देखिए यहाँ फिर वही प्रसंग आ जाएगा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य है ना, वहाँ की जनता का चित्र, वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तो ये वही कथन यहाँ भी है। लगभग आधे पृष्ठ में यह प्रसंग पूरा हो जाता है, जो दर्शन की फिर 630 पृष्ठों के सुदीर्घ इतिहास में नाना रूपों में परिणित होता दिखता है। यह भारतीय परंपरा का दर्शन है, अनुभूति के स्तर पर, न कि पाश्चात्य परंपरा का ज्ञान, प्रेम या फिलॉसफी। ये ध्यान रखिएगा, यह भारतीय परंपरा का दर्शन है अनुभूति के स्तर पर, न कि पाश्चात्य परंपरा का ज्ञान, प्रेम या फिलॉसफी। अपनी आरंभिक उत्पत्ति में इतिहासकार ने बताया कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देखिए वही कथन फिर आ गया, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और इन्हीं चित्रवृत्तियों
की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस सामंजस्य को दिखाने में आचार्य शुक्ल का इतिहास और आलोचना कर्म निहित है। इस प्रसंग में लेखक ने जनता और शिक्षित जनता को जहां और जैसे विविक्त किया है, उसका कुछ विवेचन हम कर चुके हैं। ठीक है, उसका कुछ विवेचन हम कर चुके हैं। इसी क्रम में इतिहासकार विशेषतः मध्यकाल के संदर्भ में जनता और दरबार के बीच महत्वपूर्ण विवेक करता है। यह स्मरणीय है कि अनेक साहित्य इतिहासकारों ने इतिहास लेखन के समानांतर साहित्य के इतिहास को भी राजा महाराजाओं, साहेब वक्त और शासन पद्धतियों के क्रम में व्यवस्थित करना चाहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चाहा है। एलिजाबेथन युग, विक्टोरियन युग या कि सामंत काल, कुछ ऐसे ही नामकरण इस गहमा गहमी के बीच में आचार्य शुक्ल बराबर अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हैं कि साहित्य का विकास जनता की चित्तवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग के सबसे निभ्रांत विवेचन काल से भिन्न और क्या उपयुक्त अवसर होगा, जबकि एक बड़ी संख्या में कवि किसी न किसी रूप में राजसिक थे। तब रीतिकाल का सामान्य परिचय पूरा करते और इस प्रकरण का समापन करते हुए इतिहासकार लिखता है, इतिहासकार क्या लिखता है? इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो यह कह सकता है ना। शुक्ल जी ने कहा कि इस रस के विचार से इस काल को अगर कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, किसको? रीतिकाल को। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जनता की रुचि नहीं थी। जो श्रृंगार अश्लीलता जो पहुंचा दिया गया था, कवियों ने अश्लीलता को पहुंचा दिया था, उसमें जनता की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। उसमें किसकी प्रवृत्ति थी? तो उसमें राजाओं की प्रवृत्ति बताए हैं, राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए अकर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में जहां जनता और राज दरबार की रुचि के बीच, ठीक है, रुचि के बीच गुणात्मक अंतर को आचार्य शुक्ल के ही एक प्रिय प्रयोग के सहारे कहें तो बड़े ठिकाने से रेखांकित कर दिया गया है। अंतिम वाक्य के उत्तरार्ध में व्यंग सहित व्यंग अधिक है, या कि विसिद्ध ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। पूरे इतिहास प्रवाह में चलने वाले इस आलोचना विवेक की सीमा आती है जहां आलोचक आधुनिक काल में पहुंचकर पाठकीय अर्थ आक्षेप और सहृदय अर्थ व्याख्या के अंतर को धूमिल कर देता है। संदर्भ छायावादी काव्य का है। संदर्भ किसका है? तो छायावादी काव्य का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एकदम नई उभरती हुई इस काव्यधारा की बड़ी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ इतिहासकार आलोचना विवेचना करता है। कुछ सामान्य प्रवृत्तियों का परिशीलन करते हुए वह इस काव्य विधान के मर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है। नए ढंग के लाक्षणिक अप्रस्तुत विधान, प्रकृति चित्रण और गीतात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने के बाद वह छायावाद की सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया में बैठता है। यहाँ उसका आलोचनात्मक असंतोष उजागर होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो छायावाद की सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया में बैठता है, यहाँ उसका आलोचनात्मक असंतोष उजागर होता है। वह लिखता है, क्या लिखता है? जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं, उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। भाग के अनूठेपन के लिए पंक्तियों को इधर से हटा भी लिया जाता है।
अच्छा, कहीं कहीं व्यवहृत शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट रह जाता है। ठीक है, भाव क्या रह जाता है? अस्फुट रह जाता है। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है। जैसे नीचे की पंक्तियों में जैसे नीचे की पंक्तियों में फिर उदाहरण स्वरूप प्रसाद की लहर से चार पंक्तियों को उद्धृत करके उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ आलोचकीय संतोष विवेच्य काव्य की ही तरह सूक्ष्म है। यहाँ आलोचकीय संतोष विवेच्य काव्य की ही तरह सूक्ष्म है, जो आक्षेप प्रयोग से व्यंजित होता है। आक्षेप प्रयोग से व्यंजित होता है, ध्यान रखिएगा। जिसे आज की लक्षणा में हम अति व्याख्या कहना चाहते हैं। आधुनिक खड़ी बोली में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की आधुनिक खड़ी बोली में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के बाद वस्तुतः छायावादी काव्य से ही अर्थ सघनता, ठीक है, बाद वस्तुतः छायावादी काव्य से ही अर्थ सघनता, अर्थ के विविध स्तर की टकराहट आरंभ होती है। यह प्रक्रिया काव्य दोष नहीं, आधुनिक काव्य वैभव है। एम्पसन के प्रयोग में चाहे तो अर्थ संदिग्धता कह ले, जो एम्पसन है उनके प्रयोग में चाहे तो अर्थ संदिग्धता कह लें। यही पाठकीय सक्रियता अपेक्षित होती है। अर्थ व्याख्या क्षमता के रूप में, जो अर्थ व्याख्या क्षमता के रूप में इस अर्थ व्याख्या की फिर अपने सीमांत हैं, जहां से अति व्याख्या का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। जहां से अति व्याख्या का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो अवश्य भाव का आलोचक के लिए वर्जित प्रदेश है, पर इस संदर्भ में जोड़ना होगा कि कभी कभी अचरज होता है इस सीमा को समझ कर नहीं, यह देखकर कि पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से छायावाद रहस्यवाद पर कटु प्रहार करने वाले 10 कवित्वों की माला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। इस सीमा को समझकर, है ना, इस सीमा को समझकर यह देख कर कि पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से छायावाद रहस्यवाद पर कटु प्रहार करने वाले 10 कवित्वों की माला, जिन्हें कवि ने अन्यत्र दंड प्रहार बताया है ना, प्रहार बताया है। दंडक से दंड के प्रहार से लगेंगे तुझे, आलोचकीय टिप्पणी के अधिक के सहित लिखने वाला कैसे छायावाद की इतने सूक्ष्म स्तर पर सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या करता है, ये ध्यान रखिएगा। इतिहास अपने अंतिम चरण में स्वभावतः लेखक के समकालीन दौर में पहुंचता है। जो लेखक का समकालीन दौर है वहां पहुंचता है। यहाँ कठिनाई आती है निकट दृष्टि की। यहाँ कठिनाई किसकी आती है? निकट दृष्टि की। अंतरावल विहीन दृष्टि, अंतराल विहीन दृष्टि भी कर सकते हैं। अंतराल विहीन दृष्टि की सीमा अपनी सीमा होती है। अंतराल विहीन दृष्टि की सीमा अपनी सीमा होती है। फिर एक दूसरी व्यावहारिक कठिनाई आती है व्यक्तिगत निकटता की। आचार्य शुक्ल इतिहास और समकालीन के इस हल्के द्वंद के प्रति स्वयं सजग थे। ठीक है, जो इतिहास के जो हल्के द्वंद है इसके प्रति जो शुक्ल है वो स्वयं सजग थे। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में वे लिखते हैं, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संदर्भ में कुछ लिखना अपने सिर पर बला लेना मोल है। ठीक है, मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी न माना, बोलते हैं पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी है, थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया है। यहाँ जी न माना की उक्ति में इतिहासकार के अंतर्द्वंद का बड़ा मार्मिक और सात्विक रूप झलक रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। समकालीन इतिहास के प्रति दायित्व भाव एक और सहयोगी लेखकों की अनिश्चित प्रतिक्रियाओं का डर दूसरी ओर, इनके बीच इतिहासकार का अपना दायित्व बोध ही विजयी होता है। ठीक है, इतिहासकार का जो अपना दायित्व है वही विजयी होता है। फिर अगले संशोधित और
प्रवर्धित संस्करण, संशोधित और प्रवर्धित संस्करण तक उसका मनोबल इस प्रसंग में और बढ़ता है। जो संशोधित और परिवर्तित संस्करण है उस तक उसका मनोबल जो है और बढ़ता है, उसका मनोबल और बढ़ता है इस प्रसंग में। और अब मुख्य संदर्भ है बढ़ता है अब मुख्य संदर्भ है नव विकसित छायावाद का, जिसके स्वरूप को लेकर अब तक बहुत कुछ अनिश्चय बना हुआ है। यहाँ इतिहासकार है का विवेचन वैसा ही अंतर्दृष्टिपूर्ण है जैसा कि भक्ति काल का वह पहले कर आया है ना, वह पहले कर आया है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यूं मध्ययुगीन और आधुनिक काव्य के बीच एक संतुलन बनता है जो आचार्य शुक्ल के इतिहास की बनावट को पूर्ण करता है। इस संस्करण की भूमिका में अब पिछला डर समाप्त हो कर एक नए आत्मविश्वास का स्वर उदित होता है ना, एक नए आत्मविश्वास का स्वर उदित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पिछला डर था वो समाप्त हो गया, नए आत्मविश्वास का स्वर उदित होता है, जहाँ इतिहास और आलोचना एक दूसरे की सहयोगी भूमिका में आ गए हैं। लेखक क्या कहता है, इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय होगा। ठीक है, प्राप्त होगा। यहाँ आलोचनात्मक विवरण कहकर उसने स्पष्ट कर दिया है कि इतिहास में आलोचना की सीमित संभावना ही है। मूल वक्तव्य में वह पहले कह चुका है इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। बताते हैं इतिहास की पुस्तक में जो है किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। कौन बताता? शुक्ल जी। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। वो कहते हैं कि अगर किसी कवि की हमें आलोचना लिखनी होगी तो मैं स्वतंत्र और प्रबंध के रूप में लिखूंगा, है ना। शुक्ल जी कहते हैं यूं इतिहास की व्याख्या में समकालीन साहित्य का योग और इसके पीछे आलोचना की भूमिका को भले संकेत में स्पष्ट कर दिया गया है। इससे आचार्य शुक्ल की इतिहास परिकल्पना पर प्रकाश पड़ता है। इतिहास परिकल्पना पर प्रकाश पड़ता है। जहाँ व्यापक शोध और सूक्ष्म आलोचना विवेक का समन्वय हुआ है। जहाँ तक समसामयिक साहित्य का संबंध है, आचार्य शुक्ल का इतिहास उसके साथ साथ आगे बढ़ा है। इस विकास क्रम की रोचक और गहन समीक्षा बच्चन सिंह तथा समीक्षा ठाकुर ने अपने अपने अध्ययन में प्रस्तुत की है। तो गहन समीक्षा जो है बच्चन सिंह और ठाकुर ने अपने अध्ययन में प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए बच्चन सिंह ने 1889 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया समीक्षा ठाकुर 1896 में 1800 नहीं है जी, यहाँ पे तो 1900 है। 1979। हाँ हाँ बाबू, 1979 है, 1989 है और यहाँ 1996 है। ठीक है, तो बच्चन सिंह ने 1989 है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया जो है समीक्षा ठाकुर, ठीक है, समीक्षा जो है ठाकुर 1996 में। ठीक है, इतिहास में आधुनिक काल के विविध प्रकरणों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1989 है और ये 1996 है, ध्यान रखिएगा। जाता है कि इतिहासकार ने 30 के दशक को लगभग पूरा समेटा है। गद्य के प्रसंग में वह आज समाचार पत्र की अक्टूबर 1939 ईस्वी में प्रकाशित एक टिप्पणी की भाषा व्यवस्था की दृष्टि से समीक्षा करता है। ठीक है, 1939 में प्रकाशित एक टिप्पणी की भाषा व्यवस्था की दृष्टि में समीक्षा करता है।
समीक्षा करता है। जो लेखक का इतिहास उसकी जीवनावधि के साथ तक चला है, जबकि 1940 में उसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ। कहना न होगा इस अवधि में वह छायावाद युग की श्रेष्ठतम रचनाओं का आकलन करता है, जिसमें पल्लव, सुमित्रानंदन पंत, झरना आंसू, इस सब किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत, झरना आंसू का मायने जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास निराला जी का है, रश्मि महादेवी वर्मा, गोदान प्रेमचंद जी का है, चित्रलेखा है ना। तो जो देखिए सुमित्रानंदन जो है वो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो जब प्रकृति के नीचे बैठते हैं तो उन्हें पल्लव दिखता है ना, तो उन्हें पल्लव की रचना हो गई। और जो जयशंकर प्रसाद है ना, वो जयशंकर प्रसाद जो है वो झरने के पास बैठ करके आंसू बहाते हैं कामायनी की याद में। ठीक है, तो झरना आंसू, लहर, लहर को देखते हैं तो कामायनी, कामायनी हो गया। तुलसीदास जो है निराला जी है, निराला जी ने तुलसीदास लिखा। तो तुलसीदास जो है निराला तुलसीदास से मिलते हैं, तो निराला तुलसीदास, तुलसीदास का रचना है। तुलसीदास और किसकी रचना है? तो निराला की है। निहारती है कौन? रश्मि को महादेवी वर्मा। और प्रेमचंद के पास बहुत सारी गायें थी तो वो दान करते थे, तो वो दान हो गया। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। और चंद्रगुप्त ध्रुव प्रसाद जी का है, सम्मिलित है। मुख्य संदर्भ यदि छायावादी काव्य का है तो यह हर दृष्टि से उचित है, जिसका नई काव्य प्रवृत्ति के अनुरूप सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया पर केंद्रित पहला व्यवस्थित और सहानुभूति पूर्ण अध्ययन उसने प्रस्तुत किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नई जो ये है ना, नई काव्य प्रवृत्ति के अनुरूप सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया पर केंद्रित पहला व्यवस्थित और सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन उसने प्रस्तुत किया है। किसने? इतिहासकार ने प्रस्तुत किया है। यहाँ भी अपनी मान्यता के अनुरूप कामायनी और तुलसीदास के नए प्रबंध विधान में उसका ध्यान अधिक गया है। ठीक है, तो कामायनी और तुलसीदास के नए प्रबंध विधान में उसका ध्यान अधिक गया है। सब सबसे बड़ी बात यह है कि पंत प्रसाद निराला महादेवी की आलोचनात्मक चर्चा भर नहीं है। उनकी अनेक काव्य उनकी अनेक काव्य पंक्तियों में, ठीक है, भावक टकराहट और व्याख्या का सीधा प्रयत्न आलोचक इतिहासकार ने किया है। ठीक है, आलोचक इतिहासकार ने किया है, ये ध्यान रखिएगा। यह यो इस नई तथा अपेक्षया सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया को प्रशस्त करने का साहसिक रचनात्मक उपक्रम हर दृष्टि से सराहनीय है और इतिहास की विशिष्ट आलोचनात्मक उपलब्धि है। एक रोचक तथ्य इस प्रसंग में यह है कि आधुनिक काल में पहुंचकर लेखकीय वृत्तों के अंतर्गत इतिहास रचनाकारों की जाति का उल्लेख नहीं करता। यूं व्यक्तिगत प्रसंग ही वहाँ बहुत कम है, जबकि प्राचीन और मध्यकाल में कवियों लेखकों की समुचित जानकारी देने के लिए ये ब्यौरे उपयोगी हो सकते हैं, है ना। कवियों और लेखकों की समुचित जानकारी देने के लिए ये ब्यौरे जो है उपयोगी हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं, तो छायावाद के प्रसंग में यदि सुमित्रानंदन पंत को उसके नेतृत्व का श्रेय दिया गया है, तो इसका बड़ा सांगोपांग और ऐतिहासिक क्रमानुकूल सतर्क, देखिए ध्यान रखिएगा, छायावाद के प्रसंग में यदि सुमित्रानंदन पंत को उसके नेतृत्व का श्रेय दिया गया है, तो इसका बड़ा सांगोपांग और ऐतिहासिक क्रमानुकूलन सतर्क विवेचन इतिहासकार ने किया है। ठीक है, विवेचन का मुख्य बिंदु जैसा संकेत किया गया है यह है कि जयशंकर प्रसाद आयु क्रम और काव्य प्रकाशन दोनों की दृष्टि से ज्येष्ठ है। तब छायावाद का प्रवर्तन प्रसाद के झरना 1918 से माना जाना चाहिए या सुमित्रानंदन पंत के पल्लव 1926 से। ठीक है, ये विकल्प बनता है, तो पल्लव 1926 से। इतिहासकार का तर्क क्रम कुछ इस प्रकार है। यह ठीक है कि झरना का प्रथम संस्करण पल्लव के पहले प्रकाशित हुआ। जो यह आलोचक कहते हैं कि यह इतिहासकार कहते हैं कि यह ठीक है कि झरना का प्रथम संस्करण जो है
पल्लव के पहले प्रकाशित हुआ, पर झरना का काव्य वैशिष्ट दूसरे संस्करण में आता है। ठीक है, झरना का काव्य वैशिष्ट जो है दूसरे संस्करण में आता है, जिसका प्रकाशन पल्लव के बाद हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा के बाद हुआ। लेखक जो स्वयं लेखक हैं, लेखक के शब्दों में झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। 1984 में निकला, उसका पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। ठीक है, तो बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 31 नई रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र, विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा इत्यादि इन्हीं के पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है, जो पहले संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। इस द्वितीय संस्करण में भी छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप में दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री सुमित्रानंद पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था। जो सुमित्रानंद पंत का पल्लव है वो बड़ी धूमधाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में सर्वत्र दिखाई पड़ी थी। ठीक है, पड़ी थी। आचार्य शुक्ल का कोई भी सावधान पाठक यहाँ पहचान सकता है कि उनकी पदावली में धूमधाम का प्रयोग उच्चतम आशंसा अनुशंसा का सूचक है। ठीक है, पदावली उच्चतम आशंसा अनुशंसा का सूचक है। मिलाइए तुलसी के प्रसंग में। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है, उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। इतिहासकार की दृष्टि में प्रकाशन अनुक्रम के अनुरूप पंत का पल्लव छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। जो था, फिर ध्यान रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद को ऐसे छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो पंत का पल्लव है वो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, न कि प्रसाद का झरना। तो कहते हैं प्रसाद का झरना काव्य पहले छायावाद का पहला काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि पल्लव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाशन अनुक्रम के अतिरिक्त भी एक कारण है जिसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल यहाँ नहीं करते, पर जो ज्ञात अज्ञात रूप में उनके उक्त निर्णय के पीछे कहीं रहा होगा, और वह है पल्लव की भूमिका में पहली बार एक नए काव्यानुभव को वैसे ही नए काव्य दर्शन का आख्यान करके पुष्ट किया गया है। इस तुलना में झरना में कवि की कोई भूमिका नहीं, बाद में सिर्फ 4-6 पंक्तियों का एक प्रकाशकीय निवेदन है। एक क्या है? प्रकाशकीय निवेदन है, जिसमें दावा किया गया है कि नए ढंग के काव्य आंदोलन का आरंभ इस काव्य संग्रह से ही हुआ है। जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका आरंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। यो पल्लव की कविताएं और उसकी भूमिका मिलकर जो पल्लव की कविताएं और उसकी भूमिका मिलकर समूचे साहित्यिक वातावरण और उसकी व्यापक अनुभूति को एक नए बौद्धिक अभिनिवेश से संपन्न करती है। इससे छायावाद के संदर्भ में इतिहासकार शुक्ल की प्रवर्तन विषयक मान्यता और पुष्ट होती है। जो शुक्ल है उनकी प्रवर्तन विषयक मान्यता और भी पुष्ट हो जाती है। इसी समझ से भी यह भी संभव होता है कि आलोचक छायावाद की व्यवहारिक काव्य व्याख्या इतने तोषजनक रूप में कर सका है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अधिकतर 1930 के दशक में लिखित आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि आधुनिक काल के संदर्भ में पहुंचकर लेखक यूरोपीय साहित्य का विस्तृत यद्यपि कि सांकेतिक ही परिदृश्य खड़ा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहुंचकर जो है लेखक एक विस्तृत
यद्यपि की सांकेतिक ही परिदृश्य खड़ा करता है, जैसे कि आदि तथा मध्यकाल के संदर्भ में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश काव्य शास्त्र तथा साहित्य का, ठीक है, साहित्य का इससे उसके ऐतिहासिक विवेचन में स्रोत संपर्क और प्रभावों की समझ स्पष्टतर होती है। यही नहीं, लेखकों के साथ साथ यूरोपीय संगीतकार और कलावंतों पर भी नई प्रवृत्तियों के संदर्भ में यह यथावश्यक टिप्पणी करता है। आगे देखते हैं। टॉलस्टॉय, हार्डी, शेली, मातर्लिक, गेटे, वर्ड्सवर्थ, वायरन, मेरेडिथ, काटपर, वंश, स्कॉट, हिकमैन, ग्रे, अनातोले फ्रांस जैसे अंग्रेज यूरोपीय अमेरिकी रचनाकारों तथा व्हिसलर, ब्रेडले ब्रेडले, डेमिल, रिचर्ड अबरक्राम्बे, क्रोचे, फ्रायड जैसे आलोचकों चिंतकों का उल्लेख शुक्ल सहज भाव से करते हैं और इन लेखकों का वे नामोल्लेख भर नहीं करते। उनके वैशिष्ट और योगदान को भले संक्षेप में रेखांकित करते चलते हैं। अन्यत्र तो आलोचक ने उस समय की एलियट और ई कमिंज जैसी नई नई उभरती आंग्ल अमेरिकी लेखकीय प्रतिभाओं का सोधारण विवेचन किया। समूचे भारतीय परिदृश्य पर इतनी व्यापक आलोचकीय सजगता और विराट क्षमता अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसको स्पष्ट किया है। ऐसे वैशिष्ट से संपन्न इतिहास जहाँ पूरा होता है, आलोचना और इतिहास की नई संभावनाएं खुलती हैं। तो बोलते हैं ऐसे वैशिष्ट से संपन्न इतिहास जहाँ पूरा होता है, आलोचना और इतिहास की नई संभावनाएं खुलती हैं। इसलिए रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक कालक्रम वृत्त भर नहीं इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास एक कालक्रम वृत्त भर नहीं जो अधूरा रह जाए, वरन अपने में एक संपूर्ण रचना है। फिर नई रचनात्मकता को उत्प्रेरित करती हुई इस प्रवहमानता का बड़ा कलात्मक संकेत अंतिम वाक्य में आता है। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। ध्यान देने की बात है कि धारा की लक्षणा से अनुप्रेरित यह अकेला संक्षिप्त सा वाक्य अपने में इतिहास का अंतिम अनुच्छेद भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ध्यान देने की बात है कि धारा की लक्षणा से अनुप्रेरित यह अकेला संक्षिप्त सा वाक्य अपने में इतिहास का अंतिम अनुच्छेद भी है। अंत में एक व्यक्तिगत प्रसंग 1989 की बात रही होगी। बाहर जाने के प्रसंग में दिल्ली पहुंचा हुआ था। अपने स्थायी प्रवास स्थल श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी तब भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के यहाँ परहान की तंद्रा थी कि बैठक से बुलावा आया। उधर गया तो देखा श्री सुधाकर पांडे प्रधानमंत्री काशी नागरिक प्रचार सभा विराजे हैं। आरंभिक उपचार के बाद उन्होंने प्राय आकस्मिक और अप्रत्याशित रूप में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। आचार्य शुक्ल का इतिहास लगभग 1940 ईस्वी की समय सीमा पर समाप्त हो जाता है। क्या उसके अगले चरण के रूप में मैं उस इतिहास क्रम को आगे बढ़ा सकता हूँ? सभा के लिए कहना होगा कि बड़े उल्लास और आत्मतोष का क्षण था। वह मेरे लिए सभा की ओर से कहा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल का अगला चरण रखूं। इससे बड़ी कृतकृत्यता किसी आलोचक के लिए क्या हो सकती है। पर उल्लास के बीच भी आचार्य के वैशिष्ट और अपनी सीमा का ध्यान बना रहा। सुधाकर जी के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए मैंने उनसे
कहा कि आचार्य शुक्ल का इतिहास तो अपने में परिपूर्ण रचना है। उस अपने विचार को उपयुक्त विवेचन में पल्लवित करने का यत्न भी किया है। उसमें कुछ आगे जोड़ा नहीं जा सकता, वृत्त के तौर पर भी नहीं। दूसरे यह कि मैं स्वयं एक इतिहास प्रस्तुत कर चुका हूँ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 सभा के लिए लिखने पर उसकी पुनरावृत्ति भर होगी। अतः जो विश्वास मेरे प्रति व्यक्त किया है उसका सम्मान करते हुए मैं इतिहास लेखन के इस नए दायित्व को स्वीकार न कर सकूंगा। बात यहाँ पूरी हो गई भी। मेरा उपयुक्त मेरा उपयुक्त इतिहास यदि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के परिशिष्ट रूप में भी स्वीकृत होता तो मैं अपने इस लेखन को सार्थक मानूंगा। आचार्य के इतिहास का अपना वैशिष्ट और पिछले में व्याख्यायित करने का यत्न किया है। यूं मूल की कुछ झलक और परिशिष्ट की छाया दोनों आपके सामने है। इससे हिंदी साहित्य का इतिहास कितना कुछ उजागर होता है और कितना उसका अर्थ विस्तारण यह निर्णय स्पष्ट ही पाठक का होगा। इस प्रकार रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का जो भूमिका लिखा है उसको हमने देखा और बड़े ही सहजता और सरलता से हमने इसको पढ़ा समझा। बीच बीच में शुक्ल के जो कथन मिले उसको भी हमने देखा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हम पूरे पुस्तक का वाचन करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। वो समस्त रचनाओं को देखेंगे, रचनाकार को देखेंगे और शुक्ल के क्या क्या मंतव्य हैं, क्या क्या विचारधाराएं हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रतिदिन आपको शुक्ल के पुस्तक के महत्वपूर्ण भाग को हम आप लोगों से साझा करेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत सा धन्यवाद। अगले वीडियो में शुक्ल जी के अगले भाग को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा। हम शुक्ल के संपूर्ण साहित्य को पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।